मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको प्रत्येक दिन एक या दो लेक्चर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यह चैप्टर फर्स्ट यूनिट का है, फर्स्ट यूनिट का दूसरा चैप्टर है। फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर जो था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वो हम आपको जो है ऑफलाइन क्लास में पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। अब आज जो है आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पुष्पी पादप यानी कि वैसे पौधे जो पुष्प उत्पन्न करते हैं, जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम लोग पुष्पी पादप या फिर एंजियोस्पर्मिक प्लांट के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले आपको इसके बारे में समझना चाहिए। आपको याद होना चाहिए, हमने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि जनन क्या होता है, जनन के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं। इन सारी बातों को आपने अच्छी तरह से अध्ययन किया था, तो आपको याद आना चाहिए कि लैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन की क्या विशेषताएं होती हैं। तो आपको प्रथम विशेषता आपको याद होगा, प्रथम विशेषता इसका होता है कि लैंगिक जनन जो होते हैं बायपेरेंटल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह बायपेरेंटल होता है। बाय का मतलब होता है दो और पेरेंट्स का मतलब होता है जनक, अर्थात लैंगिक जनन जो होते हैं वो दो जनक वाले होते हैं। कितने जनक वाले होते हैं? दो जनक वाले होते हैं। अर्थात इसमें क्या होते हैं, दो विपरीत लिंग वाले जीव, दो अपोजिट सेक्स ऑर्गन वाले जीव इन्वॉल्व होते हैं और इसी दोनों के माध्यम से एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। तो आप यहाँ से इस तरह से कह सकते हो कि लैंगिक जनन जनन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें नए संतान की उत्पत्ति दो जनकों के भागीदारी से होती है। और यहाँ पर जो दोनों जनक होते हैं उसमें से एक जनक जो होता है वह मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है। तो ये आपका पहली विशेषता हो गया लैंगिक जनन का, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और दूसरी विशेषता क्या होती है? दूसरी विशेषता होती है यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। आपने पहले चित्र में पढ़ा था गैमेट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक को हमने बोला था मेल गैमेट और दूसरे को हमने बोला था फीमेल गैमेट। गैमेट को आप लोग हिंदी में युग्मक कहते हो। तो यहां से आपका यह नर युग्मक हो जाता है और यह मादा युग्मक हो जाता है। नर युग्मक हम लोग कहते हैं शुक्राणु को, यानी कि स्पर्म, और मादा युग्मक जो होता है वह होता है अंडाणु, यानी कि ओवम। दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिम्स होते हैं उनमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। आइए तीसरा फीचर जो होता है इसका, थर्ड फीचर जो होता है, इसमें चूंकि गैमेट्स बन रहे हैं इसलिए यहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी होगा। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है आपने पढ़ा था पहले चैप्टर में। फर्टिलाइजेशन जो होता है दो युग्मकों का संलयन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो युग्मक, एक नर और एक मादा युग्मक, दोनों आपस में संलयन करके एक द्विगुणित संरचना जायगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण करती है। और चौथा यहां पर जायगोट का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ फीचर्स यहां पर युग्मनज बनते हैं। ये आपका चार इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये बातें हमने आपको इसलिए बताई ताकि आप अपने पहले चैप्टर को फिर से रिमाइंड कर पाए, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, सारे के सारे के लिए बेसिक पॉइंट्स हो जाते हैं। इसलिए ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है आपको, ये बायपेरेंटल होते हैं, यानी कि इसमें दो जीव भाग लेते हैं, एक नर होता है और एक मादा होती है। दूसरा यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि युग्मक बनते हैं, दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं और मादा युग्मक बनते हैं। नर युग्मक को हम लोग शुक्राणु यानी कि स्पर्म कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु यानी कि ओवम कहते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, जो गैमेट्स बनते हैं और जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जो फोर्थ फीचर होता है वह होता है जायगोट का फॉर्मेशन होना।
जाइगोट के बारे में आपने पढ़ा था कि जाइगोट को हम लोग क्या बोलते हैं, लगातार दो पीढ़ी के बीच की कड़ी मानते हैं। अगली पीढ़ी और पिछली पीढ़ी, इन दोनों पीढ़ी कॉमन रूप से जाइगोट वाले स्टेज में आकर के मिलते हैं। जाइगोट एक कोशिकीय अवस्था होती है, यानी कि सिंगल सेल स्टेज होता है। जाइगोट के बारे में आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं कि जाइगोट का प्लॉइडी क्या होता है। जाइगोट का प्लॉइडी 2n सेट में होता है, यानी कि यह द्विगुणित होता है। जाइगोट जो होते हैं द्विगुणित होते हैं, यानी कि डिप्लॉइड होते हैं। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये क्यों द्विगुणित होता है हमने आपको पहले चैप्टर में अच्छी तरीके से बताया था, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे चलने पर बताएंगे। अब देखिए, ये तो लैंगिक चरण था, यहाँ पर लैंगिक चरण हो रहा है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, दो जीव भाग ले रहे हैं, मेल और फीमेल भाग ले रहे हैं। लेकिन लैंगिक चरण हो किस में रहा है, तो आप यहाँ से देख रहे हो कि लैंगिक चरण पुष्पीय पौधों में हो रहा है। पुष्पीय पौधे यानी कि जो पुष्प उत्पन्न करते हैं, जिन पौधों में पुष्प होता है। तो जो पौधे पुष्प उत्पन्न करते हैं वैसे पौधे को हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, या एंजियोस्पर्म से वो एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। एंजियोस्पर्म को आप लोग हिंदी में आवृतबीजी पादप बोलते हो। आवृतबीजी का मतलब हुआ, आवृत का मतलब ढका हुआ, यानी कि इनके जो बीज होते हैं किसी न किसी आवरण से ढके होते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, वैसे पौधे जिनके बीज ढके हुए होते हैं वे आवृतबीजी पादप के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, यहाँ से जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होंगे, इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है ये पुष्प उत्पन्न करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में भी, जितने भी प्लांट्स हैं उन सारे प्लांट्स को 4 डिवीजन में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका थैलोफाइटा, यानी कि इसकी जितने सारे भी पौधे होते हैं, इसके जितने सारे भी मेंबर्स होते हैं, सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं वो उनके रूट, स्टेम या फिर लीफ, ये सारे डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं। आप देख करके नहीं बता पाओगे कि इस पौधे का कौन सा भाग लीफ है, कौन सा भाग रूट है, कौन सा भाग स्टेम है, ये आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। इनके सारे अंग जो होते हैं थैलस लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं, इसलिए हम लोग इसको थैलोफाइटा कहते हैं। जो दूसरा डिवीजन है आपका, वो दूसरा डिवीजन है आपका ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट आपने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, यानी कि पादप जगत का उभयचर कहलाता है। इसके जो सदस्य होते हैं वो जल और स्थल, यानी कि एक्वेटिक मीडियम और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग ब्रायोफाइट को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस पादप के समूह को हम लोग पादप जगत का उभयचर कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। तो इसका आंसर आपको ब्रायोफाइट होगा। ब्रायोफाइट में क्या होता है, आपको वास्तविक जड़, तना, पत्ती इत्यादि नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। तीसरा जो होता है वह होता है आपका टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के अंतर्गत जो होते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स आते हैं, सजावटी पौधे आते हैं। इसके अलावा टेरिडोफाइट जो है आपका इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, प्रथम स्थलीय पौधे हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम दोनों संबंध उत्तक की पहचान की गई थी। चौथा जो है आपका जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हम लोग जो है अनावृतबीजी बोलते हैं और एंजियोस्पर्म को हम लोग आवृतबीजी बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म को हम लोग अनावृतबीजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके बीज जो होते हैं, इनकी जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, यानी कि किसी भी आवरण से ढके हुए नहीं होते हैं। अर्थात जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत वैसे पौधे आते हैं जिनके बीज नेकेड होते हैं, खुले होते हैं। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन है जिसके बारे में हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका एंजियोस्पर्म।
एंजियोस्पर्म के अंतर्गत केवल और केवल पुष्पीय पादप आते हैं। वैसे पौधे, वैसे प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उनको कहाँ रखा गया है? एंजियोस्पर्म के अंतर्गत रखा गया है। और सेकेंड चैप्टर जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं उसमें केवल और केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में ही बताया गया है। आपको ध्यान रखना चाहिए ये पांचों के जो पांचों पॉइंट्स हैं, ये पांचों के पांचों जो प्लांट्स के ग्रुप हैं, ये सारे के सारे डिवीजन है। ये टोटल 5 डिवीजन है। हालांकि इसके अलावा भी डिवीजन होते हैं लेकिन मेनली 5 डिवीजन आपको याद रखनी चाहिए। डिवीजन शब्द का हिंदी जो होता है, इसका हिंदी होता है भाग। आपने 11th में पढ़ा होगा एनिमल किंगडम को 11 फालम में डिवाइड किया गया है, यानी कि 11 संघ में डिवाइड किया गया है, जबकि प्लांट्स को 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। ध्यान रखिएगा, फालम शब्द का इस्तेमाल हम लोग जो है एनिमल के केस में करते हैं, जबकि डिवीजन वर्ड का इस्तेमाल हम लोग प्लांट के केस में करते हैं। इसलिए दीज आर 5 डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम। अब हम लोग आते हैं सेकेंड चैप्टर, यहां से आपका स्टार्ट होता है। कुछ इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले इसके बारे में दे दें। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो भी हमने आपको बताया है, सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन जानिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि आपको यहाँ पर मुख्य रूप से पहले पढ़ना होगा आपको पुष्प के बारे में, फ्लावर के बारे में आपको पढ़ना होगा। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे जीवन में, एक मानव जीवन में पुष्प का क्या योगदान है। पुष्प जो होते हैं ये, इनका उपयोग हम लोग धार्मिक अनुष्ठानों में, सामाजिक कार्यक्रमों में, या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, या प्रेम को व्यक्त करने में, स्नेह को व्यक्त करने में, इन सारे कामों में हम पुष्पों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि पुष्प जो होता है पौधे का कौन सा भाग होता है? पुष्प जो होता है पौधे का एक रिप्रोडक्टिव भाग होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि यह इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि यह इसका जनन अंग, या फिर आप इसको लैंगिक अंग के नाम से बोल सकते हो। पुष्प पौधों का वह भाग होता है जो उसके जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि लैंगिक अंग यानी कि जनन, पौधों का, उसके पौधों का जो जनन अंग होता है वह क्या होता है? वह होता है पुष्प। इसके अलावा पुष्प को हम लोग फैसिनेटिंग ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। फैसिनेटिंग ऑर्गन, फैसिनेटिंग ऑर्गन का मतलब होता है जादू डालने वाला। क्योंकि आप जानते हो कि ढेर सारे ऐसे पुष्प होते हैं जो काफी मनमोहक होते हैं, जो काफी आकर्षक होते हैं, काफी सुगंधित होते हैं, इसलिए पुष्प को हम लोग फैसिनेटिंग ऑर्गन के नाम से जानते हैं। तो ये आपका पुष्प के बारे में हो गया। और ध्यान रखिएगा, पुष्प जो होता है पौधे का एक मॉडिफाइड शूट होता है, रूपांतरित तना होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, मॉडिफाइड शूट, यह पौधों का रूपांतरित भाग होता है। इसके अलावा हम लोग पौधे का इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जननांग मानते हैं, और यह पौधों के लिए फैसिनेटिंग ऑर्गन का काम करता है, जादू डालने वाला अंग होता है, क्योंकि ये काफी मनमोहक और आकर्षक होते हैं। इसको आप लोग नोटिस कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके फिर इसके बाद इसको लिख सकते हो आप। अब देखिए, चूंकि हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और आपने पहला चैप्टर में पढ़ा था कि लैंगिक जनन के दौरान होने वाली सभी घटनाओं को मुख्य रूप से हमने 3 समूह में विभाजित किया था। एक वैसी घटना थी जो निषेचन से पहले घटित होती थी, और एक ऐसी घटना थी जो निषेचन के बाद घटित होती थी। और वैसी घटना जो निषेचन से पहले घटित होती थी उसको हमने बोला था निषेचन पूर्व घटना, और जो निषेचन के बाद घटित होती थी निषेचन पार्श्व घटना, और खुद एक निषेचन भी एक घटना है, इसलिए तीसरी घटना निषेचन घटना हो जाती है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसके लिए हमने आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा इक्वेशन हमने आपको बताया था। हमने आपको बोला था कि इस इक्वेशन के माध्यम से आप ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो। देयर आर सेवरल क्वेश्चंस इन अ इक्वेशन। यहाँ पर एक ही इक्वेशन में कई क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाते हैं। तो हम लोग पहले उस इक्वेशन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम फ्लावर के बारे में स्टडी करेंगे। आपको याद होना चाहिए, हमने आपको बताया था कि जो नरयुग्मक होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं।
यानी कि स्पर्म बोलते हैं, और जो मादा युग्मक होता है उसे हम लोग अंडाणु या अंड या डिंब, ये तीनों शब्द के नाम से इसको हम जानते हैं। और इंग्लिश में केवल एक वर्ड है ओवम, या एक भी बोलते हैं इसको हम लोग। ये दोनों जब आपस में फ्यूज करते हैं, यानी कि इन दोनों का जब आपस में संलयन होता है, संलयन का अर्थ हुआ फ्यूजन यानी कि कॉम्बिनेशन, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। और निषेचन के ठीक बाद एक द्विगुणित संरचना बनती है जिसको हम लोग यूग्मनज बोलते हैं, यानी कि जाइगोट बोलते हैं। और फिर जाइगोट से क्या बनता है, जाइगोट से भ्रूण बनता है, यानी कि एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। अब आप यहां से देख सकते हो, इन इक्वेशन को आप तीन भाग में डिवाइड कर सकते हो। कैसे डिवाइड कर सकते हो, आप एक वैसे घटनाओं का समूह देख रहे हैं जो निषेचन से पहले घटित हो रही है, और एक ऐसी घटनाओं का समूह है जो निषेचन के बाद घटित हो रही है, और खुद एक निषेचन भी एक घटना हो जाती है, क्योंकि इस दौरान दो युग्मकों का संलयन होता है। तो यहां से आप देख सकते हो, अब यहां से कह सकते हो कि वैसी घटनाएं जो निषेचन से पहले घटित होती है, यानी कि जो निषेचन के पूर्व घटित होती है, उन घटनाओं को हम लोग कहते हैं निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और एक ऐसे घटनाओं का समूह है जो निषेचन के बाद घटित हो रहा है। तो निषेचन के बाद घटित होने वाली घटनाओं को हम लोग कहते हैं निषेचन पाश्च घटना। निषेचन पाश्च घटना यानी कि इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और तीसरा जो है निषेचन खुद एक घटना है, यानी कि ये तीसरी जो घटना हो जाती है वो फर्टिलाइजेशन इवेंट हो जाती है, यानी कि निषेचन घटना हो जाती है। तो इसको हम लोग एक बार इसको परिभाषित कर लेते हैं। वैसी घटनाएं जो निषेचन से पहले घटित होती हैं उसको हम लोग निषेचन पूर्व घटना कहेंगे। वैसी घटना जो निषेचन के दौरान घटित होती है उसे हम लोग निषेचन घटना कहेंगे। और वैसी घटना जो निषेचन के बाद घटित होती है उसे हम लोग निषेचन पाश्च घटना कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, फर्स्ट इवेंट्स, सेकेंड इवेंट्स और थर्ड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और those events which occurs before the process of fertilization, that is known as pre-fertilization events, and all those events which occurs during the process of fertilization, that is known as fertilization events, and all those events which occurs after the process of fertilization, that is known as post-fertilization events. Is it clear? आप चाहो तो इसे आप लिख सकते हो। अब देखिए हमारा जो पहला टॉपिक होगा यहाँ से, वो पहला टॉपिक होगा निषेचन पूर्व घटना। चूंकि आप यहाँ से देख रहे हो कि जब तक स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, शुक्राणु का यानी कि नरयुग्मक मेल गेमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, या फिर अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, तो उससे पहले इन दोनों के निर्माण से पहले निषेचन होगा नहीं। चूंकि निषेचन के लिए यहाँ पर क्या आवश्यक है, निषेचन के लिए दो युग्मकों का होना आवश्यक है। युग्मक होंगे, गैमेट होंगे तो संलयन होगा, नहीं तो संलयन नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग निषेचन पूर्व घटना को पढ़ेंगे, फिर निषेचन घटना को, और उसके बाद निषेचन पाश्च घटना को हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले निषेचन पूर्व घटना को पढ़ने से पहले हम लोग जो है हम फ्लावर की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकार की। जब हम किसी भी जीव का बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ये सारी बातें हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके थे। आप अपने नोट्स को उल्टावें और फिर देखिए आपको पता चल जाएगा कि मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने आपको बताया होगा। तो यहाँ से आपको सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, यानी कि
पुष्प की आकार की, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आकार यानी कि साइज से रिलेटेड है। जब हम किसी भी जीव या किसी भी कंपोनेंट के बाहरी संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं तो फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। आप इसको यहाँ से हेडिंग लगावे, उसके बाद फिर आपको जो है उसके बारे में काफी डिटेल से आपको बताने जा रहे हैं। ये दो बातें तो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि पुष्प जो होता है फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि लैंगिक अंग होता है, और यह पादप के लिए फैसिनेटिंग ऑर्गन का काम करता है, क्योंकि काफी मनमोहक, आकर्षक और सुगंधित होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है पुष्प का एक डायग्राम देखते हैं, आरक्षीय निरूपण देखते हैं। लेकिन उससे पहले दो बातें पहले आप सीख लीजिए, फिर हम आपको पुष्प का डायग्राम ही बताते हैं। दो बात आप सीख लीजिए। क्या सीख लीजिए? किसी भी पुष्प में दो आवश्यक अंग और दो सहायक अंग होते हैं, यानी कि फ्लावर के दो एसेसरी पार्ट और दो इसेंशियल पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। फर्स्ट है आपका पुष्प के आवश्यक अंग यानी कि इसेंशियल ऑर्गन ऑफ फ्लावर। पुष्प के आवश्यक अंग, पुष्प के दो आवश्यक अंग होते हैं और पुष्प के दो सहायक अंग भी होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग आवश्यक अंग को देखते हैं, फिर हम लोग जो है सहायक अंग को देखेंगे। अभी है सबसे पहला जो पुष्प का आवश्यक अंग है, पहला जो है वो है आपका पुमंग। पुमंग को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एंड्रोसियम। बेटर होगा आप इसका अंग्रेजी टर्म याद रखें, हालांकि हम आपको एक बार हिंदी टर्म बता देते हैं, आगे से हो सकता है कि हम हिंदी टर्म को नहीं यूज करें, क्योंकि बायोलॉजी के अधिकांश शब्द ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम इंग्लिश में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पुष्प का पहला आवश्यक अंग हो जाता है पुमंग, और जो दूसरा आवश्यक अंग होता है उसको हम लोग कहते हैं जायांग, यानी कि गाइनोस्टियम। ध्यान रखिएगा, यहां से पुष्प के दो आवश्यक अंग पुमंग और जायांग। क्या रखिएगा, हम आपको थोड़ा सा आपको जो है एक क्लू देते हैं जिसके माध्यम से आप इसको याद रख सकते हो। पु का मतलब होता है पुरुष, यानी कि मेल पार्ट। यदि आपसे पूछे कि पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है, तो पुष्प का नर भाग जो होता है उसको हम लोग पुमंग कहते हैं। और जया का मतलब होता है स्त्री, यानी कि पुष्प का मादा भाग जो होगा वह क्या होगा, जया होगा। एंड्रोसियम इज द मेल पार्ट एंड गाइनोसियम इज द फीमेल पार्ट। पुमंग की जो इकाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। पुमंग की इकाई क्या होती है, पुंकेसर। इसको हम लोग अंग्रेजी में स्टामेन कहते हैं। और जायांग की जो इकाई होती है उसको हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर या अंडक। स्त्री केसर को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पिस्टिल, और अंडक को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कार्पेल। तो यहां से आप ध्यान रखिएगा, पुमंग जो होता है वह पुष्प का नर भाग होता है, यानी कि मेल पार्ट होता है। एंड्रोसियम मेल पार्ट और गाइनोसियम फीमेल पार्ट। जायांग क्या हो जाएगा, मादा भाग हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पुष्प के दो आवश्यक अंग। आप लोग इसको नोट्स कर लें, वीडियो को पॉज करें और फिर इसके बाद जो है इसको नोट कर लें। ये था पुष्प का दो आवश्यक अंग। अब हम लोग जो है पुष्प के दो सहायक अंगों के बारे में देखेंगे। पुष्प के सहायक अंग यानी कि एसेसरी ऑर्गन
ऑफ फ्लावर। फ्लावर का एसेसरी ऑर्गन, फ्लावर के दो एसेसरी ऑर्गन होते हैं, यानी कि दो सहायक अंग होते हैं। जिस तरह से आपने देखा दो आवश्यक अंग, उसी तरह से दो सहायक अंग। पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज, और जो दूसरा है उसको हम लोग कहते हैं दलपुंज। बाह्य दलपुंज को हम लोग कैलिक्स कहते हैं और दलपुंज को हम लोग कोरोला कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये दोनों पुष्प के दो सहायक अंग हो जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, हर हमेशा इंग्लिश टर्म्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ये काफी आपको यूज होंगे। यदि कोई आपसे पूछते हैं तो मैक्सिमम आपको कैलिक्स इंग्लिश टर्म का ही इस्तेमाल करके पूछेंगे। बाह्य दलपुंज जो है ये आपके लिए ज़्यादा सफिशिएंट नहीं रहेगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप जो है इंग्लिश टर्म पर ज़्यादा जोर दें। और दलपुंज जो होता है वह होता है आपका कोरोला, कोरोला कहते हैं। अब देखिए, बाह्य दलपुंज जो होता है यह पुष्प का बाहरी चक्र होता है और सामान्यतः हरा रंग का होता है। आपने अरहुल के फूल में देखा होगा, चूंकि चाइना रोज के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस इसका साइंटिफिक नेम होता है। उसमें आपने देखा होगा जो सबसे बाहरी चक्र होता है, जो बाहरी होल होता है, वो आपका बाह्य दलपुंज होता है, जो कि हरा भाग होता है। और इसकी एक इकाई को हम लोग कहते हैं बाह्य दल। इसकी एक इकाई को हम लोग कहते हैं बाह्य दल, यानी कि सेपल। जबकि कोरोला जो होता है पुष्प का सबसे रंगीन भाग होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कलरफुल, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कोरोला होना चाहिए। दलपुंज पुष्प का सबसे रंगीन भाग होता है। आप जो पुष्प की पंखुड़ी देखते हो वह पंखुड़ी और कुछ नहीं है, वह क्या है? वह दलपुंज है। और दलपुंज की जो इकाई होती है उसको हम लोग कहते हैं दल, यानी कि पेटल। तो यहां से आप ध्यान रखिएगा, पुष्प के दो सहायक अंग होते हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, यानी कि कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स की जो यूनिट होती है, कैलिक्स की जो इकाई होती है उसको हम लोग सेपल कहते हैं, और कोरोला की जो इकाई होती है उसको हम लोग पेटल कहते हैं। इसे भी आप नोट कर लें। अब हम लोग जो है पुष्प का एक आरेखीय निरूपण देखते हैं। इस तरह से आप इसे सबसे पहले आप इसे बनाना सीखें। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ जाता है कि किसी द्विलिंगी पुष्प का आरेखीय निरूपण करें। तो यहां से आप इस तरह से इसका आरेखीय निरूपण कर सकते हो। ये एक डायग्रामेटिक व्यू है आपका। यही पार्ट जो होता है पुष्प का वह ग्रीन होता है। हालांकि हम यहाँ पर आपको ब्लैक से दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है वो मार्कर।
और यहाँ पर आप कुछ इस तरह से देखोगे, यही पार्ट आप देखोगे कि ग्रीन होता है। ये पुष्प का सहायक भाग है जो कि यूजुअली ग्रीन होता है। दिस इज कैलिक्स और इसकी जो यूनिट होती है उसको लोग सेपल कहते हैं। बाह्यदल यानी कि सेपल, ध्यान रखिएगा हम लोग उसके यहाँ पर यूनिट लिख रहे हैं, ग्रुप नहीं लिख रहे हैं। और ये पार्ट जो होता है ये कहलाता है आपका कोरोला, यानी कि दल कहलाता है। इसकी यूनिट दल कहलाती है यानी कि पेटल। यह आपका पेटल हो गया जो कि पुष्प का सबसे रंगीन भाग होता है। अब देखिए ये जो भाग है यह कहलाता है पुष्पासन। पुष्पासन यानी कि थैलेमस, जहां पर पुष्प के सभी अंग सिचुएटेड होते हैं, अवस्थित होते हैं। और यह जो पार्ट होता है इसको हम लोग पुष्प वृंत कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं इसको। अब देखिए ये आपका हो गया सहायक अंग। पुष्प का दो सहायक अंग दल और बाह्यदल, पेटल और सेपल, ये समांतर हरा होता है और ये समांतर ग्रीन होता है। अब देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से पुष्प के दो आवश्यक अंग को देखने जा रहे हैं। यहाँ से जो आपका ये दिख रहा है पार्ट, यह समांतर द्विपालित होती है, समांतर द्विपालित होती है ये, अर्थात ये दो भागों में बटा होता है। आप इसको इस तरह से देख सकते हो, ऐसा होता है ये समांतर द्विपालित होता है। ठीक है, अब देखिए यहां से ये जो द्विपालित भाग है इसको हम लोग कहते हैं परागकोश। परागकोश यानी कि अंतर। और यहां पर एक आपका पतली तंतुनुमा संरचना है जिसको हम लोग तंतु यानी कि फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों भागों को एक साथ, परागकोश और तंतु को हम लोग एक साथ, इसको हम लोग एक साथ पुंकेसर कहते हैं। दिख रहा है आपको इधर दिख रहा है यहां तक। चलिए अब हम लोग यहां से पुष्प के मादा भाग को देखने जा रहे हैं। समांतर ध्यान रखिएगा, किसी भी पुष्प में समांतर जो पुष्प द्विलिंगी होते हैं वैसे पुष्पों में क्या होता है, मादा क्या होता है बीच में अवस्थित होती है और नर भाग जो होता है उसको चारों ओर से घिरे रहता है। ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। ये आपका नर भाग हो गया, पुंकेसर हो गया, और यहाँ से आपका फीमेल पार्ट, जो बीच का जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं मादा भाग यानी कि गाइनोसियम आपका ये हो गया। अब देखिए गाइनोसियम की इकाई हमने क्या बोला था, पिस्टिल या कार्पेल बोला था, स्त्रीकेसर यानी कि अंडक बोला था। प्रत्येक स्त्रीकेसर के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा यानी कि इसको हम लोग हिंदी में प्रतिकाग्र के नाम से जानते हैं। जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टाइल यानी कि वर्तिका, और जो तीसरा भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं ओवरी यानी कि अंडाशय। ठीक है, ओवरी यानी कि अंडाशय। तो ये तीनों भाग जो हो गए, ये तीनों भाग एक साथ कहलाते हैं स्त्रीकेसर या अंडक, पिस्टिल। दिस इज द पिस्टिल और कार्पेल। तो ध्यान रखिएगा पुष्प के जो आवश्यक अंग होते हैं
उन आवश्यक अंगों में जो नर भाग होता है, जो मेल पार्ट होता है, उसको हम लोग स्टामेन यानी कि पुंकेसर बोलते हैं। और प्रत्येक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश और तंतु यानी कि एंथर और फिलामेंट। जबकि जो पुष्प का मादा भाग होता है, जो फीमेल पार्ट होता है, उसको हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं। गाइनोसियम की इकाई पिस्टिल या कार्पेल कहलाती है। और प्रत्येक पिस्टिल यानी कि स्त्रीकेसर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यहां तक क्लियर है आपको। अब देखिए समस्या क्या होता है, ओवरी के अंदर यानी कि अंडाशय के अंदर एक या एक से अधिक बीजांड यानी कि ओव्यूल पाए जाते हैं। तो यहां से आप देख लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा यहां से, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ओव्यूल यानी कि बीजांड। अब देखिए हमने क्या बताया आपको, अंडाशय में बीजांड की संख्या एक अथवा अनेक हो सकती है। यदि अंडाशय में बीजांड की संख्या एक हो तो फल में बीज की संख्या भी एक होगी। यदि अंडाशय में बीजांड की संख्या अनेक हो तो फल में बीज की संख्या भी अनेक होगी, यानी कि बीजांड से ही बीज का विकास होता है। यदि ओवरी के अंदर ओव्यूल की संख्या एक हो तो फ्रूट में सीड की संख्या एक होगी। यदि ओव्यूल के अंदर यदि ओवरी के अंदर ओव्यूल की संख्या मोर देन 1 होगी तो फ्रूट के अंदर भी सीड की संख्या मोर देन 1 होगी। इस बात को आपको ध्यान रखनी है। हालांकि इसके बारे में आपको काफी विस्तृत वे में आगे बताएंगे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ये पुष्प का एक डायग्रामेटिक व्यू हो गया, आर्चीय निरूपण हो गया, जिसमें हम पुष्प के विभिन्न भागों को दिखा रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको पढ़ाया है वह आपको भली भांति समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है या फिर कहीं आप फंस रहे हैं तो वीडियो को आप फिर से रिपीट करें, फिर से दोहराएं। आशा करते हैं कि आपको पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।